चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपनी यात्रा और फटाफट से रिवीजन करते हैं। किसका रैपिड रिवीजन करेंगे? बच्चा पार्टी ऑडिटर रिपोर्ट चैप्टर का। जहां तक ऑडिटर रिपोर्ट चैप्टर की बात है, शुरू करते हैं सबसे पहले 700 से। जहां तक 700 की बात है, 700 का ऑब्जेक्टिव कहता है कि ऑडिटर को ओपिनियन देनी है, वो उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहली बात, वो ओपिनियन फॉर्म करेगा, और दूसरी बात, ओपिनियन फॉर्म करके रिटर्न रिपोर्ट के थ्रू देगा। तो उसका ऑब्जेक्टिव है ओपिनियन फॉर्म करना और रिटर्न रिपोर्ट के थ्रू ओपिनियन प्रोवाइड करना। जब वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म करेगा तो उसे इवैल्यूएशन फॉर्म करने पड़ेंगे सर। वो इवैल्यूएशन फॉर्म करेगा रिपोर्ट बनाते वक्त, ओपिनियन बनाते वक्त, कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री है एमएम से। जब भी आप अपनी ऑब्जेक्टिव ओपिनियन फॉर्म करेंगे, यू हैव टू फॉर्म एन ओपिनियन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम एमएम। जहां तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात है बच्चा पार्टी, फटाफट से देखते जाओ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो है जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाए गए हैं किसके हिसाब से? जो बनाए गए हैं जनरल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से। जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द जनरल पर्पस फ्रेमवर्क। अगर जहां तक जनरल पर्पस फ्रेमवर्क की बात है, दो फ्रेमवर्क कहलाएंगे। एक तो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और दूसरा कहलाएगा बच्चों कंप्लायंस फ्रेमवर्क। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क वो है जिसमें आप एडिशनल बातें बता सकते हैं, जिसमें से डिपार्चर भी कर सकते हैं। लेकिन कंप्लायंस फ्रेमवर्क ये जहां प्लस माइनस अलाउड नहीं है। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में प्लस माइनस कर सकते हो, कुछ एडिशनल बताना है बता सकते हो, कुछ माइनस करना है कर सकते हो, लेकिन कंप्लायंस फ्रेमवर्क में प्लस माइनस नहीं कर सकते। ठीक है बच्चे? तो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे एज पर द कंप्लायंस एज पर द जनरल पर्पस फ्रेमवर्क। जनरल पर्पस फ्रेमवर्क के अंदर दो चीजें आती हैं। ठीक है, एक बात ध्यान रखने, इवैल्यूएशन आपको करना पड़ेगा जब भी आप ओपिनियन फॉर्म करोगे। इवैल्यूएशन दो तरह के होंगे, ध्यान रखना। एक तो होगा स्पेसिफिक इवैल्यूएशन। स्पेसिफिक इवैल्यूएशन में 6 चीजें करनी पड़ेंगी सर। 6 चीजें कौन कौन सी आप बताएंगे? आप चेक करेंगे क्या प्रॉपर डिस्क्लोजर दिया गया, क्या सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज का, क्या प्रॉपर डिस्क्लोजर दिया गया है, क्या सिग्निफिकेंट इवेंट्स का, क्या बच्चे तीसरी बात, वहां पर आपने जो भी इंफॉर्मेशन बताई है, जो भी टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल किया, क्या वो टर्म्स प्रॉपर है क्या? ठीक है ना? साथ में क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंट है क्या? अकाउंटिंग एस्टिमेट्स रीजनेबल है क्या? ठीक है बच्चों, ये सारी चीजें आपको चेक करनी पड़ेंगी। स्पेसिफिक इवैल्यूएशंस आपको करने पड़ेंगे। अगर आप इवैल्यूएशंस करते हैं तभी आप ओपिनियन फॉर्म करेंगे। साथ में एक बात और ध्यान रखिए, स्पेसिफिक इवैल्यूएशंस के साथ साथ जब भी इवैल्यूएशन करें तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट चेक करने पड़ेंगे एंटिटी के अकाउंटिंग प्रोसेस का। एंटिटी के अकाउंटिंग प्रोसेस क्वालिटेटिव है या नहीं, वो चेक करना पड़ेगा। और उसके लिए आप चेक करोगे क्या मैनेजमेंट का बायसनेस तो नहीं है सर। अगर मैनेजमेंट बायस्ड है तो अकाउंटिंग प्रोसेस को क्वालिटेटिव नहीं मानोगे सर। मैनेजमेंट बायस्ड मतलब मैनेजमेंट बायस्ड हो सकता है। मैनेजमेंट बायस तब होगा जब लैक ऑफ न्यूट्रलिटी होगी, और लैक ऑफ न्यूट्रलिटी होगी दो केस में। कब लैक ऑफ न्यूट्रलिटी होगी? पहली बात, आपने मैनेजमेंट को बोला कि भाई यहां पे गलती आप ठीक कर दो। मैनेजमेंट सेलेक्टिव तरीके से गलतियां ठीक कर रहा है, कुछ गलतियां ठीक कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। जो उसको ठीक लगती है वो करेक्शन कर रहा है, जो ठीक नहीं लगती वो नहीं कर रहा है। सर अगर मैनेजमेंट का सेलेक्टिव करेक्शन है, सेलेक्टिव करेक्शन, तो आप मानेंगे लैक ऑफ न्यूट्रलिटी है, आप मानेंगे बायसनेस है। और अगर मैनेजमेंट ने गलत एस्टीमेट फॉर्म किए हैं, गलत एस्टीमेट, तो आप मानेंगे वहां पे लैक ऑफ न्यूट्रलिटी है, वहां पे बायसनेस होगा। मतलब बायसनेस तब होगी जब लैक ऑफ न्यूट्रलिटी है। लैक ऑफ न्यूट्रलिटी होगी दो केस में, जब सेलेक्टिव करेक्शन करेगा तब, जब एस्टिमेट्स अनरीजनेबल होंगे तब। ठीक है, ये बात है ऑब्जेक्टिव की। ये 700 का पहला पार्ट खत्म। अब आते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट कहता है सर ऑडिट रिपोर्ट बनाएंगे। ऑडिट रिपोर्ट में सबसे पहले आएगा टाइटल होगा इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट का। किसका बच्चे? इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट का। उसके बाद आएगा एड्रेसी में आएगा सर मेंबर जिसने उसको अपॉइंट किया टू द मेंबर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तीसरा आएगा सर ओपिनियन पैराग्राफ। अगर आपको याद हो, ओपिनियन पैराग्राफ में दो बातें होंगी। पहली बात आप बताएंगे वी हैव ऑडिटेड द financial statement which comprise of balance sheet, P&L, cash flow statement of Reliance Industries Limited for the year ended 31st March 2021, जो भी ईयर है। 4 बातें, we have audited balance sheet, P&L, cash flow statement। दूसरी बात component of financial statement। तीसरी बात एंटिटी का नाम ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। चौथी बात पीरियड।
4 बातें बताइए। वी हैव ऑडिटेड द बैलेंस शीट P&L कैश फ्लो ऑफ द रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। ये आएगा ओपिनियन पैराग्राफ में फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट आपको बताना पड़ेगा आपकी ओपिनियन क्या है। आप बताइए सर, आप बताइए, इन द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज एंड द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू अस we can state that the financial statement present true and fair view। अगर एक बात ध्यान रखें, अगर 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 अनमॉडिफाइड ओपिनियन दोगे तो बताओगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू। अगर क्वालिफाइड ओपिनियन दोगे तो बताओगे सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शंस, सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू। और अगर एडवर्स रिपोर्ट दोगे, एडवर्स, तो आप बोलोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू, डू नॉट प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू। और अगर डिस्क्लेमर दोगे तो डिस्क्लेमर में आप बोलोगे कि मेरे पास तो इतने सबूत ही नहीं है कि मैं कोई ओपिनियन फॉर्म कर पाऊं। तो ओपिनियन 4 तरह से आएगी। अनमॉडिफाइड में ट्रू एंड फेयर व्यू है, क्वालिफाइड में सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शन ट्रू एंड फेयर व्यू है, एडवर्स में ट्रू एंड फेयर व्यू है ही नहीं, और डिस्क्लेमर में मेरे पास ये सबूत ही नहीं कि मैं बोल पाऊं कि ट्रू एंड फेयर व्यू होगा भी या नहीं। ये होगा सर ओपिनियन पैराग्राफ। चौथे में आप बताइए बेसिस फॉर ओपिनियन। सर बेसिस फॉर ओपिनियन में आपको बताना पड़ेगा, मेरी बात सुन लो ध्यान से। सबसे पहली बात आप बताइए, हमने जो ओपिनियन फॉर्म की, हमने ऑडिट की है ऐसे के हिसाब से, हमने ऑडिट की है ऐसे के हिसाब से, हमने इंडिपेंडेंस को कायम रखा है ऑडिट करते हुए, हमने एथिकल रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया है, हमने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंसेस लिए हैं। ये बातें आपको बतानी पड़ेंगी। एथिकल रिक्वायरमेंट, कंप्लायंस ऑफ ऐसे स्टैंडर्ड्स, ठीक है ना, जो ऐसे हैं आपके, ठीक है, साथ में इंडिपेंडेंस आपने मेंटेन की है, साथ में S&A एविडेंस आपने लिया होगा, ये आपको बताना पड़ेगा। बस एक बात ध्यान रखना, जब डिस्क्लेमर दोगे तो बेसिस फॉर ओपिनियन बदल जाएगा। वहां पे बेसिस फॉर ओपिनियन में आप बोलोगे मुझे S&A एविडेंस नहीं मिले, लेकिन तब भी जो ऑडिट मैंने की वो ऐसे के हिसाब से थी और इंडिपेंडेंटली की मैंने। वो मुझे S&A एविडेंस तो नहीं मिले, लेकिन जो भी ऑडिट मैंने की है वो मैंने की है ऐसे और इंडिपेंडेंस के साथ। जब मैं आपको ओपिनियन और बेसिस फॉर ओपिनियन पढ़ा रहा हूं तो 700 प्लस 705 मिला के पढ़ा रहा हूं, ध्यान रखना, ये 700 प्लस 705 मिला के बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ जी। अगला बताएंगे सर 5वां पॉइंट बेसिस फॉर ओपिनियन के बाद जो 5th पॉइंट आएगा वो आएगा गोइंग कंसर्न पैराग्राफ। अगर गोइंग कंसर्न में कोई भी मटेरियल अनसर्टेनिटी है उसे इस पैराग्राफ में आपको बताना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में। 6th पॉइंट है जी की ऑडिट मैटर। ये रिपोर्टिंग होगी 701 के, जब 701 को रिवाइज करेंगे तो इसकी भी बात कर लेंगे, ठीक है जी। 7वां पॉइंट आएगा 7th पॉइंट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर आपको बोलना पड़ेगा मैनेजमेंट की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर, मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाएगा, मैनेजमेंट एसेट को सेफगार्ड करेगा, मैनेजमेंट फ्रॉड को रोकेगा, मैनेजमेंट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल बनाएगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग पॉलिसी एडिक्वेट और कंसिस्टेंटली अप्लाई करेगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एस्टीमेट को रीजनेबली अप्लाई करेगा, मैनेजमेंट गोइंग कंसर्न का प्राइमरी असेसमेंट करेगा, मैनेजमेंट FRF को मानेगा। ये सारे काम मैनेजमेंट ने करने हैं जी। ये आ गई मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ। अगला आएगा जी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडिटर क्या बोलेगा? ऑडिटर बोलेगा सर मेरा काम है रीजनेबल एश्योरेंस लेने का कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री है MM से। रीजनेबल एश्योरेंस इज अ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट इट डज नॉट प्रोवाइड अ गारंटी कि हम हर मिस स्टेटमेंट को पकड़ लेंगे या हमने हर मिस स्टेटमेंट पकड़ा है। ये लाइन उसको लिखनी पड़ेगी कि हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है लेकिन इस बात की गारंटी नहीं, ऑल द मिस स्टेटमेंट विल बी डिटेक्टेड। उसके बाद वो बताएगा मेरा काम है प्रोफेशनल स्केप्टिज्म फॉलो करने का, प्रोफेशनल जजमेंट फॉलो करने का, इंटरनल कंट्रोल चेक करूंगा, अकाउंटिंग पॉलिसी चेक करूंगा, अकाउंटिंग एस्टीमेट चेक करूंगा। ये सारे काम मैं करूंगा जी। मैं ऐसे को मानूंगा, मैं FRF का कंप्लायंस चेक करूंगा, ठीक है। ये सारे काम मुझे करने हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां पे आएगी? ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ के अंदर। फिर बताइए जी अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी 9th पैराग्राफ। अगर आपकी कहीं भी कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको रिपोर्ट करना ऑडिट रिपोर्ट में, जैसे कि कारों के अंदर 143 के अंदर जो भी रिपोर्टिंग कहीं और दी गई है वो आपको यहां पे करनी पड़ेगी इस पैराग्राफ के अंदर। फिर आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा ऑडिटर का। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो पहला फर्म का नाम, दूसरा फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर, तीसरा पार्टनर का नाम, चौथा पार्टनर का मेंबरशिप नंबर, पांचवा पार्टनर के साइन। फर्म का नाम, फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर, पार्टनर का नाम, पार्टनर के साइन, पार्टनर का MRN मेंबरशिप नंबर। अगर इंडिविजुअल है तो पर्सन का नाम जो प्रोप्राइटर होगा उसके साइन, उसका मेंबरशिप नंबर, 3 बातें ही आएंगी, ठीक है। शहर में, सिटी में लिखिए जिस जगह वो साइन कर रहा है वो आपको लिखना पड़ेगा प्लेस में, जिस शहर में ऑडिट रिपोर्ट साइन करेगा। डेट में जिस दिन उसको S&A एविडेंस मिलेगा, S&A एविडेंस,
ठीक है ना। उस दिन आप मानेंगे एसेंडे एविडेंस के दिन कि वो रिपोर्ट साइन कर रहा है, कोई भी अर्लियर डेट आपको नहीं लिखनी है वहां पे, ठीक है बच्चा बाड़ी। ये हो गया 700। बात करते हैं 705 की। अगर पहले 705 पढ़ेंगे फिर बाद में 701। 705 की जहां तक बात है, 705 दो केस में मॉडिफाइड ओपिनियन देंगे। पहला केस कौन सा है, जब आप ये कंक्लूड कर चुके हो कि मिस स्टेटमेंट है, डिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट, अगर वो मटेरियल है डिटेक्टेड तो क्वालिफाइड देंगे। अगर डिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट मटेरियल प्लस परवेजिव है तो एडवर्स ओपिनियन देंगे। लेकिन अगर आपके पास एसेंडे एविडेंस ही नहीं है, आप ये कॉन्क्लूड ही नहीं कर पा रहे कि मिस स्टेटमेंट है भी या नहीं, तो वहां पर बोलेंगे अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट। अगर अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट सिर्फ मटेरियल है, सिर्फ मटेरियल, तो क्वालिफाइड। अगर मटेरियल प्लस परवेजिव है तो डिस्क्लेमर ध्यान रखना। मतलब क्वालिफाइड देंगे दो केस में, इफेक्ट ऑफ द डिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट इज मटेरियल बट नॉट परवेजिव। दूसरा, इफेक्ट ऑफ द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ द डिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट मटेरियल बट नॉट परवेजिव। ये हो गया क्वालिफाइड। एडवर्स कब देना है, डिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट मटेरियल प्लस परवेजिव दोनों, और डिस्क्लेमर कब देंगे, अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट मटेरियल प्लस परवेजिव दोनों। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। 705 के अंदर एक बात और ध्यान रखें, अगर मैनेजमेंट आपके ऊपर लिमिटेशन लगा रहा है, लिमिटेशन, अगर शुरुआत से लिमिटेशन लगा दे, मना कर दो, ऑडिट करनी ही नहीं है। अगर बाद में लिमिटेशन लगाए, आपने एक्सेप्ट कर लिया, बाद में लिमिटेशन लगा रहा है, मैनेजमेंट लिमिटेशन लगा रहा है, मैनेजमेंट से बोलो लिमिटेशन हटा लो। मैनेजमेंट हटाए तो बढ़िया बात, नहीं हटाए टीसीडब्ल्यूजी से बोलो। अगर टीसीडब्ल्यूजी हटाए बढ़िया बात, टीसीडब्ल्यूजी ना हटाए तो ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस लो। अगर ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर से भी एविडेंस नहीं ले पा रहे हो, छोड़ सको तो छोड़ दो, अगर नहीं छोड़ पा रहे हो तो फिर रिपोर्ट को मॉडिफाई कर दो, क्योंकि आपको सबूत तो मिलेगी। अब सबूत नहीं मिले तो इफेक्ट देख लो, जो सबूत नहीं मिले उसका इफेक्ट क्या है। अगर सिर्फ मटेरियल है तो क्वालिफाइड, M+P है डिस्क्लेमर। ये हो गया जी 705। अब आते हैं जी 701 में। 701 में किसी भी मैटर को की ऑडिट मैटर तब बोलेंगे आप, तब जब वो हायर रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट क्रिएट करेगा या सिग्निफिकेंट रिस्क। किसी भी मैटर को की ऑडिट मैटर दो केस में, पहला हायर रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट और सिग्निफिकेंट रिस्क, और दूसरा जहां पे हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी है, जहां पे सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट लग रहा है। समझे हो, सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट, हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, वहां पर मैटर को आप क्या मानेंगे, की ऑडिट मैटर। एक बात ध्यान रखिए, की ऑडिट मैटर कभी भी सब्स्टिट्यूट नहीं है सर, दिस इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट। ध्यान रखना किस चीज का, जहां रिपोर्ट मॉडिफाई करनी है, पहली बात की ऑडिट मैटर सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। जहां गोइंग कंसर्न की बातें बतानी है, गोइंग कंसर्न पैराग्राफ में, वहां की ऑडिट मैटर सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। और जहां मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिस्क्लोजर्स देने की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वहां पे की ऑडिट मैटर काम नहीं करेगा। की ऑडिट मैटर इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन, फॉर गोइंग कंसर्न पैराग्राफ और द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तीसरी बात ध्यान रखना बच्चे, की ऑडिट मैटर नहीं बताना दो केस में, जब पब्लिक इंटरेस्ट अफेक्ट होगा तब, और दूसरी बात जब लॉ प्रोहिबिट करेगा तब आपको बताने की जरूरत नहीं है। और एक बात ध्यान रखना, जब की ऑडिट मैटर बताओगे तो डॉक्यूमेंट भी कर लेना रैशनल, दो चीजों का रैशनल। अगर कोई मैटर की ऑडिट मैटर है तो वो क्यों की ऑडिट मैटर है वो उसे डॉक्यूमेंट करो, अगर कोई मैटर की ऑडिट मैटर है ही नहीं तो क्यों नहीं है उसे भी डॉक्यूमेंट करो। दो चीजों का डॉक्यूमेंटेशन आपको करना होगा, ध्यान रखिए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 706 की। 706 में दो बातें हैं जी, दो बातें कौन कौन सी, वो मैटर जो पार्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, आप बताना चाहते हैं, कोई सब्सिक्वेंट इवेंट है या कोई डेटर आपका बैड डेट बन गया या गोडाउन में आग लग गई, कोई भी ऐसा मैटर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। ऐसा नहीं है मिस स्टेटमेंट है और ऐसा भी नहीं है रिस्क है, कोई रिस्क नहीं है, कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन आपको लगता है यूजर को समझाना जरूरी है, वो मैटर आप बताएंगे एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में, EOM पैराग्राफ में। और एक बात ध्यान रखना, EOM पैराग्राफ कभी भी सब्स्टिट्यूट नहीं होगा मॉडिफाइड ओपिनियन का, कभी भी सब्स्टिट्यूट नहीं होगा गोइंग कंसर्न वाले पैराग्राफ का, कभी भी सब्स्टिट्यूट नहीं होगा मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी का, और कभी भी सब्स्टिट्यूट नहीं होगा की ऑडिट मैटर का। वहां पे की ऑडिट मैटर तीन चीजों का सब्स्टिट्यूट नहीं था, ये EOM चार चीजों का सब्स्टिट्यूट नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई मेजर कैटेस्ट्रोफ है, कोई मेजर इवेंट है जिसका सिग्निफिकेंट इफेक्ट है फाइनेंशियल पोजीशन में, EOM में बताओ। कोई सब्सिक्वेंट इवेंट है
ईओएम में बताओ। कोई केस चल रहा है, लिटिगेशन चल रहा है, उसका क्या आउटकम होगा, ईओएम में बताओ। कोई नई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ गया, ईओएम में बताओ। ये ईओएम है सर। ईओएम सेपरेट सेक्शन, सेपरेट हेडिंग, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। इसे कहां डालेंगे, बेसिस फॉर ओपिनियन के बाद, ठीक है ना। और अगर कोई मैटर पार्ट नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, कोई टेक्नोलॉजिकल अपडेशन आ गया, कोई फॉर एग्जांपल वायलेशन कर रहे हो लेबर लॉ का, जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट अफेक्ट नहीं होते, कोई भी ऐसा मैटर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट नहीं करेगा, उसे कहां समझाएंगे सर, उसे बताएंगे ओएम पैराग्राफ में। ओएम कहां पे आएगा, ईओएम अगर आएगा तो उसके बाद ओएम आएगा, ईओएम के बाद। ये है जी आपके 4 स्टैंडर्ड, 700, 701, 705, 706। रैपिड रिवीजन खत्म। ओके जी।